हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, आस्था आईएएस, इम्तिहान और एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज से साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। एक एक ऑप्शन का डिटेल डिस्कशन मैं करूंगा। आने वाले बीपीएससी 68 और 69 एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल साबित होने वाला है। साथ ही वे लोग जो बीएसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर बिहार दरोगा के एग्ज़ाम देने वाले हैं, वे लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा ये। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित संरक्षण संबंधी घटनाओं को आरोही क्रम में सजाइए। जैव विविधता अधिनियम, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये किस साल में ये आया था। तो जैव विविधता अधिनियम यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट ये 2002 में आया था, बना था। टाइगर प्रोजेक्ट ये 1973 में 1973 में बना था। एलिफेंट प्रोजेक्ट ये बना था 1992 में 1992 में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये बना था 1972 में। तो सबसे पहले कौन सा बना? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में यानी 4। उसके बाद में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में 2। उसके बाद में 3 एंड 1। तो 4, 2, 3, 1 राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय उपलब्ध होता है। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। इसमें आलस की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उसे खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। रानी मधुमक्खी का आदेश होता है। मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूँ। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड स्टोर इट बिकॉज फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर आर अवेलेबल ओनली एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर। Bees have a tendency to eat more honey. It has a tendency to be laziness, and by doing so, it does not have to work after having accumulated a stock of food on the order of the queen bee. तो इसमें से मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है, ये गलत है। इसमें आलस की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उसे खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है, ये भी गलत है। रानी मधुमक्खी का आदेश होता है, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय उपलब्ध होता है, यही सही होगा, ये सही होगा। Bees collect nectar from flowers and store it because flowers and their nectar are available only at certain times of the year. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल, मंड यानी स्टार्च और शर्करा यानी शुगर, उपर्युक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो मंड यानी स्टार्च और शर्करा यानी शुगर, ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट। अमीनो अम्ल जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन्स होता है। तो अमीनो अम्ल क्या है? यहाँ पे दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है। अमीनो यानी NH2 ग्रुप और अम्ल यानी COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दोनों एक ही साथ हो, दोनों मौजूद हो, उसको हम कहते हैं एमिनो एसिड। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे ये कार्बन है, इसे एक आप ग्रुप जोड़ दीजिए R, इसे एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इससे एक NH2 ग्रुप जोड़ दीजिए NH2, और इससे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH जोड़ दीजिए। ये हो गया एमिनो एसिड। तो ये प्रोटीन्स होते हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1A। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विटामिन दिए गए हैं, सूची 2 में उनकी डिफिशियंसी से होने वाले रोग दिए गए हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता यानी ब्लाइंडनेस होता है। तो ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? विटामिन बी बेरी बेरी। तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, यानी बी का हो जाएगा 1। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नाम है। तो एस्कॉर्बिक एसिड से एस्कर्बी यानी सी का हो गया 4। अब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, तो डी का हो जाएगा 2।
यानी ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का जो हो गया वो 4 हो गया, सी का 4। तो ए ऑप्शन इसमें से सही हो रहा है, डी का 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो बाएं से जब हम दाएं जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है नहीं, बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक रेडियस जो है वो घटता है। तो बी इसमें से सही हो जाएगा। पहले बढ़ता है फिर घटता है, गलत है। एक समान रहता है, गलत है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड पीरियड का 2 एलिमेंट लेते हैं। मान लीजिए बोरॉन हमने ले लिया, तो बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2 3 हो जाएगा। और कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 हो जाएगा। तो बोरॉन में यदि हम देखें तो बोरॉन के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन्स हैं और कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं। तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया। तो बोरॉन के केस में यहाँ 5 प्रोटॉन हैं, यहाँ 5 प्रोटॉन, और लेकिन कार्बन के केस में 6 प्रोटॉन्स होंगे। लेकिन नंबर ऑफ सेल्स तो दोनों में सेम है, 2 सेल हैं, 2 ऑर्बिट्स हैं, 2 सेल्स हैं यहाँ पे। तो 2 सेल्स हैं, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और बोरॉन के केस में सेकेंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कार्बन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन बोरॉन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है 5 है, लेकिन कार्बन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर जो है वो 6 है। तो कार्बन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होने की वजह से जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स है उनको ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, इस कारण से रेडियस जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स तो उतने ही रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर के पॉजिटिव चार्ज जो है इंक्रीज हो जाता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाता है। इस कारण से एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इस केस में जो बोरॉन का रेडियस होता है वो होता है 85 पिकोमीटर। बोरॉन का 85 पिकोमीटर होता है रेडियस, लेकिन कार्बन का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो होता है 70 पिकोमीटर। घट गया ना लेफ्ट से राइट जाने पे। बोरॉन का जहाँ 85 पिकोमीटर है वहीं कार्बन का 70 पिकोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस बाय हीटिंग इट? तो यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, मतलब और ज़्यादा सब्सटेंस उसमें घुलने लगता है। मान लीजिए वाटर एंड शुगर का हम सोल्यूशन बना दिए, शुगर डिजोल्व करते जाते हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, सॉल्यूशन जो है सेचुरेटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। अब हम क्या करें, उसको गर्म करना शुरू कर दें, तो जो ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो और शुगर उसमें घुलना शुरू हो जाएगा, यानी विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता जो है बढ़ता है, यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और लौटकर आंखों की तरफ आए। ये सही है। जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और वस्तु की तरफ जाए, नहीं ये गलत है। इसमें से 3 गलत है। सही है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और लौटकर आंखों की तरफ आए। देखिए कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई पड़ता है जब उस पर लाइट पड़ रही हो और वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक आ रही हो, जिससे कि उसका इमेज हमारे रेटिना पर बन जाए। दीवार के उस पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस पे पड़ने वाला लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पे नहीं आ रहा है और उसका इमेज हमारे रेटिना पे नहीं बन रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देता है जब उस पे लाइट पड़े और रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पर आए, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट का रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो है हमारे रेटिना पे बन जाता है, और जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं उसके थ्रू सिग्नल्स ब्रेन के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट हमें सीधा दिखाई देता है, लेकिन रेटिना पे उसका उल्टा इमेज बना हुआ होता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, यदि सेल्सियस स्केल पर तापमान का मान 70 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन स्केल पर उसका मान क्या होगा?
तो हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करते हैं। तो 70 डिग्री सेल्सियस में यदि हम 273 ऐड करें तो ये आ जाएगा 343 यानी 343 केल्विन आ जाएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। यदि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में लेकर के आना है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला होता है? तो उसके लिए फार्मूला होता है F-32/9 इज इक्वल टू C/5। इस फार्मूले का यूज आप करेंगे तो फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? Which of the following components of air helps in burning? तो यदि नाइट्रोजन की बात करें तो 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ही है जिसकी वजह से एक जगह आग लगती है तो वो दूसरी जगह नहीं फैल पाती है। नहीं तो नाइट्रोजन नहीं रहता तो पृथ्वी के एक जगह पर कहीं भी आग लगाया जाता, दूसरी जगह आग फैल जाता, पूरे पृथ्वी पर आग फैल जाता। तो ये तो जलने में सहायक है ही नहीं। जलवाष्प ये भी सहायक नहीं है, बुझाने में काम आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायक नहीं है। तो है कौन सा? ऑक्सीजन ही है जो बर्निंग में सहायक होता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे किरोसिन के तेल में रखा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट इन किरोसिन ऑयल? मैग्नीशियम को नहीं। क्या कैल्शियम को रखा जाता है? बिल्कुल नहीं। फास्फोरस को नहीं। सोडियम को रखा जाता है। सोडियम को किरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खुला में छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर तुरंत रिएक्शन, बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है, जल उठता है ये। यही नहीं, पोटेशियम भी यही करता है। एक ट्रिक मैं बताता हूँ याद रखने का। सोडियम का Na और पोटेशियम का K क्या हो गया? नाक। तो किरोसिन ऑयल में किसको डुबा करके हम रखेंगे? नाक को डुबो करके रखेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम को, क्योंकि बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मल्टीप्लाइड बाई 4 व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स टाइम पीरियड? क्या आधी हो जाएगी या 2 गुना या फिर कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदलेगा, या 4 गुना हो जाएगा? देखते हैं इसको। तो इसको बनाने के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला हमें याद रहना चाहिए। टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो होता है T इज इक्वल टू 2π√L/g। L क्या है? लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम है। तो इसको यदि आप T1 कर दें तो T1 मतलब शुरू में T1 इज इक्वल टू 2π√L1/g। तो T2 कितना हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू 2π अब L के जगह पर क्या हो जाएगा? 4 गुना L कर दिया जाता है तो 4L1/g। तो 4 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, 2 के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ जो आ जाएगा 4 निकल करके यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब T2 जो हो जाएगा T1 का 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः श्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? यानी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर? मतलब जो हम सांस लेते हैं उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है और जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है? तो इनहेल्ड में 21%, मतलब जो सांस हम लेते हैं उसमें 21% जो है ऑक्सीजन होता है, और जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें 16.4% जो है ऑक्सीजन होता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC अथवा कणिकाएं निम्न में से क्या कार्य करती है? तो जो ब्लड का जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है यानी तरल पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और इस प्लाज्मा में ब्लड के जो 3 टाइप के सेल्स होते हैं यानी कणिकाएं जो होती है वो तैरती रहती है। वो कौन कौन से? तो ये हो जाएगा आपको RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहिए या सेल्स कहिए। उसके बाद में हो जाएगा WBC, वाइट ब्लड सेल्स कहिए या कॉर्पस्कल्स कहिए। और तीसरा हो जाएगा यहाँ से प्लेटलेट्स। तो RBC का काम है ऑक्सीजन का वहन करना, और WBC का क्या काम है? रोगाणुओं का नाश करना। रोगाणुओं का नाश कैसे करता है? एंटीबॉडी बना करके। तो WBC का काम है
एंटीबॉडी बनाना, और रक्त का थक्का बनाना किसका काम है? प्लेटलेट्स का काम है। जब डेंगू होता है तो यही कम हो जाता है, और किसी कारणवश यदि ब्लडिंग हुआ तो रुकता नहीं है, इंटरनल ब्लडिंग भी हो जाता है, तो इंसान मर जाता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, रोगाणुओं का नाश करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है? तो दूरी मापने का काम है ओडोमीटर का। ओडोमीटर जो है डिस्टेंस मेजर करता है। स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीड से आया है तो ये स्पीड मेजर करता है। एक्सेलेरोमीटर क्या करता है? एक्सेलेशन से आया। एक्सेलेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, चाल में जो परिवर्तन हो रहा है, उसको मेजर करता है एक्सेलेरोमीटर। और अल्टीमीटर क्या करता है? प्लेन के हाइट को मेजर करता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट, चाल का मूल मात्रक क्या है, यानी बेसिक यूनिट क्या होता है? ऐसे तो चाल को हम किलोमीटर पर मिनट में ही मेजर कर सकते हैं, मीटर पर मिनट में, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्न में से किसकी बनी होती है? तो ये मेलामाइन की बनी हुई होती है। ये फायर रेसिस्टेंस होता है और इसके आग सहन करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है। कहाँ उपजती है? तो वो हृदय में ही उपजती है। The heart has cells that generate electrical waves. These are called pacemaker cells. Heartbeats are performed by these electrical waves. मतलब ये रहा कि हार्ट में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट करते हैं, और इस सेल्स को पेसमेकर सेल्स कहा जाता है, और यही जो वेव होता है जिसकी वजह से हार्ट बीट परफॉर्म होता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब जो है बढ़ जाता है। बढ़ने का कारण यह है कि वृद्धा अवस्था में आर्टरी जो है संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है, नैरो हो जाती है। तो नैरो हो जाने की वजह से हार्ट को और ज़्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ता है, इस कारण से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हेमीहाइड्रेट ½ H2O। तो ये क्या है? मेनली ये है कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अदिश राशि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी? अदिश राशि नहीं है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, मतलब वेक्टर है। तो हमें इसमें से चूज करना है वेक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे बल यानी फोर्स तो दिख रहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स निसंदेह एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सी तो निश्चित रूप से सही लग रहा है। चाल, स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर नहीं होगा। कार्य, वर्क क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F.S। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो होता है वर्क। चूँकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, इस कारण से कार्य जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो चाल स्केलर क्वांटिटी, कार्य स्केलर क्वांटिटी। अब बारी आती है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का। तो हम सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन जानते हैं स्केलर एंड वेक्टर का। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो। सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, क्योंकि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मान लीजिए कोई वायर है, इसमें से करंट 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है 5 एम्पियर और डायरेक्शन भी है लेफ्ट टू राइट। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। तो तीसरा क्राइटेरिया क्या है? मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। तीसरा क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो किया जाना चाहिए इसके द्वारा। यानी 3 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहिए या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहिए, वो फॉलो होना चाहिए। तो 3 क्राइटेरिया यदि फुलफिल हो रहा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज स्केलर है। तो विद्युत धारा के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है। थोड़ा सा और डिटेल ले लेते हैं। मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो कर रहा, मान लीजिए
5 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो कर रहा है और इधर से आकर के 3 एम्पियर का करंट आया। 5 एम्पियर इधर कितना जाएगा, 8 एम्पियर का करंट जाएगा यहाँ पे। ये मान लीजिए 30 डिग्री एंगल है। अब हम मानते हैं इसको 60 डिग्री एंगल बना देते हैं। मान लीजिए कि ये 5 एम्पियर जा रहा था करंट। अब हम क्या करते हैं, इसके एंगल को इंक्रीज कर देते हैं, 60 डिग्री कर देते हैं, इधर से 3 एम्पियर करंट। ये एंगल जो हो गया दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल। अब कितना करंट इधर जाएगा, दोनों मिल करके 8 एम्पियर ही जाएगा, कितने भी एंगल पे झुका लो। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। सो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी तीनों जो है स्केलर है, सिर्फ फोर्स ही है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में ऊर्जा जो है उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, हीट के रूप में। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट आयन से एंड वाटर आयन से या मॉलिक्यूल्स, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स कहिए, या सॉल्ट के आयंस और वाटर के आयंस जो है मिल करके एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं और यहाँ से हीट एनर्जी रिलीज होती है उष्मा के रूप में, हीट के रूप में। नेक्स्ट, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किससे निर्मित होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन और लिपिड दोनों के मिलने से बनी हुई होती है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है, यानी वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म है। ये बिल्कुल सही है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं, यानी इट कंटेंस वेरी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। ये भी सही है। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी सुसाइडल बैग इसको कहा जाता है। तो ये भी सही है। लाइसोसोम जो है, लाइसिस का मतलब होता है लाइसिस, लाइसिस से आया हुआ है। लाइसिस का मतलब होता है खत्म कर देना, नष्ट कर देना। तो लाइसोसोम जो है, जो भी टूटी फूटी कोशिकाएं होती है उसको ये पचा डालता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसमें से तीनों स्टेटमेंट सही है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी 1 2 3। नेक्स्ट, परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निषेचन माता के शरीर के अंदर होता है। नहीं, निषेचन माता के शरीर के अंदर होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, ये सही है। माता के शरीर के बाहर निषेचन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, वो आउटसाइड द मदर्स बॉडी होता है। किसी कारणवश यदि नेचुरल तरीका से कोई महिला गर्भधारण नहीं कर पा रही हो तो इसका यूज किया जाता है। इसमें महिला के शरीर से बाहर एक्स का फर्टिलाइजेशन होता है और उससे बने एम्ब्रायो को उसके यूट्रस में रख दिया जाता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इनमें से अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर कौन सा है? तो यदि आप पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में जो है मेटल्स हैं, राइट साइड में जो है नॉन मेटल्स, बीच में एक डायगोनल जो पट्टी मिलती है उसमें मेटलॉइड्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, निकेल जो है एक मेटल है, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये सेमीकंडक्टर्स हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, यानी बी एंड सी दोनों सही है। नेक्स्ट, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नहीं, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी का वैल्यू ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द अर्थ सरफेस या नियर अर्थ सरफेस। ये प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। किसी अदर जगह पर, किसी अदर प्लेनेट पे, जैसे मून पे जाएंगे इस जी का वैल्यू अलग हो जाएगा, नेचुरल सैटेलाइट है वो। उसके बाद किसी अदर प्लेनेट, मार्स पे चले जाइए, जुपिटर पे चले जाइए, वहाँ पे इस जी का वैल्यू अलग अलग होगा। पोल पे अलग होता है, इक्वेटर पे अलग होता है, यानी ये प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहता है स्मॉल जी का वैल्यू। उसके बाद बारी आती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का वैल्यू। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पर इसका वैल्यू नहीं बदलता है, हमेशा सेम रहता है। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा सेम रहता है। मून पे चले जाइए, मार्स, जुपिटर, किसी भी प्लेनेट पे चले जाइए, वहाँ सेम ही रहेगा।
सी ऑप्शन में दिया गया 6 × 10⁻24, तो बी ऑप्शन तो सही है। 6 × 10⁻24 ये क्या है? ये अर्थ का मास है केजी में। 6 × 10⁻24 केजी में ये अर्थ का मास है। और ये 6.4 × 10⁻6 ये क्या है? 6.4 × 10⁻6 ये अर्थ का रेडियस है मीटर में। सो राइट ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, बस के अचानक रुक जाने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, यह न्यूटन के किस गति के नियम के कारण होता है? न्यूटन के किस गति के नियम की वजह से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रथम गति नियम से, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। इसमें होता क्या है, बस में कोई भी पैसेंजर बैठा हुआ है तो सडन यदि ब्रेक लगाया जाता है, रोक दिया जाता है बस को, तो उस पर्सन के, उस पैसेंजर के बॉडी का जो लोअर पोर्शन जो सीट के कांटेक्ट में है वो तो तुरंत रुक जाता है, लेकिन उसके बॉडी का जो अपर पोर्शन है वो अभी भी मोशन में ही रहता है, और इनर्शिया की वजह से उसके बॉडी का अपर पोर्शन जो है मोशन में ही रहता है, जिसके कारण अपर पोर्शन जो है, ऊपरी भाग जो है आगे की ओर झुक जाता है। तो ये हो किसकी वजह से हो रहा है? ये इनर्शिया की वजह से हो रहा है। और न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ जो मोशन है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इस बार जो 67th बीपीएससी में पूछा गया था, सबसे पहले गति को किसने डिफाइन किया था? तो गैलीलियो ने डिफाइन किया था। सबसे पहले आप 9th क्लास के जो साइंस का बुक पढ़ेंगे या फिर 11th क्लास का बुक पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है गैलीलियो के बारे में। गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, गैलीलियो ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था मोशन एंड रेस्ट के बारे में, एज इट इज न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में उसको इंक्लूड कर लिया। तो प्रथम गति नियम जो है लॉ ऑफ इनर्शिया है, इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सडन यदि बस रुक जाती है तो पैसेंजर आगे की तरफ झुक जाता है, सडन कोई व्हीकल जो है एक्सेलरेट हो जाता है तो उस पे बैठा हुआ, पीछे बैठा हुआ आदमी पीछे की ओर झुक जाता है। ये लॉ, ये इनर्शिया की वजह से होता है। प्रथम गति नियम से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड लॉ पे आते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है फोर्स को डिफाइन करता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है? फोर्स को मेजर करता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्ट्स ऑन इट, नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब ये रहा कि किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे लगने वाले जो फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल होगा। उसी को जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है F इज इक्वल टू ma, मतलब फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। तृतीय गति नियम क्या कहता है? ये कहता है कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। मतलब ये रहा कि किसी ऑब्जेक्ट पे हम जितना फोर्स एग्जर्ट करते हैं उतना ही वो भी फोर्स हम पे एग्जर्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? ये कहता है कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है किस पे? ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मासेस के प्रोडक्ट के, यानी उनका जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। प्रथम गति नियम से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।